हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन में हम स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं प्लस उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन में जितना कुछ करवाऊंगा वो सब सफिशिएंट होगा। इससे हो सकता है कि एक लेक्चर और बने, हो सकता है कि एक लेक्चर एक्स्ट्रा और बन जाए, बट जितना करवाया जाएगा ये मान के चलो वो सफिशिएंट होगा। तो इससे भी ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोई नीड नहीं है। प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोगों ने कल ये बात की थी कि सिग्मा एंड जो लोन पेयर होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज हम बात ये करेंगे कि स्टेरिक नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेरिक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स में, जहाँ पे हम पी ब्लॉक्स की डिस्कशन करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूं कि स्टेरिक नंबर 2 होता है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी शेप क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो स्टेरिक नंबर होता है, स्टेरिक नंबर अगर 2 आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp। अगर 3 आता है तो sp2। अगर 4 आता है तो sp3। 5 आता है तो sp3d। 6 आता है तो sp3d2। ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ, इसके शेप की। तो आपको पता है जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी जो शेप होती है वो होती है लीनियर टाइप की होती है, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि एक मॉलिक्यूल ये है सेंट्रल एटम और इधर बी है और ये इधर बी है। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सेंट्रल एटम की नीड होती है, जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो एटम्स होते हैं दोनों साइड में, वो क्या होते हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं। तो सेकेंड नंबर अगर हम sp2 की बात करते हैं तो इसकी जो शेप होती है वो ट्राइंगल प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, थर्ड नंबर अगर हम बात करते हैं sp3 की, तो इसके अंदर जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं sp3d की, तो इसकी जो शेप अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री की या शेप की, तो वो होती है विदाउट लोन पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर कोई लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है ना, अगर लोन पेयर आता है तो उसकी शेप ज्योमेट्री के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस आते हैं, तो वो 1 बाय 1 हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, विदाउट लोन पेयर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। sp3d की जो होती है वो होती है टीबीपी प्रकार की, जिसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं sp3d2 की, और उसकी आकृति होती है ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम शेप की डिटरमिनेशन क्यों करते हैं, हम शेप को क्यों रीड करते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी ज्योमेट्री सेम होती है, बट होता क्या है कि डिस्टोर्शन, ये मैं मतलब बात ये करना चाहता हूँ कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई लोन पेयर स्पीसीज आ जाती है या लोन पेयर अगर आ जाता है, तो उस मॉलिक्यूल की जो शेप और ज्योमेट्री होती है उसके अंदर कितने सारे डिफरेंसेस आते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि इतने कंपटीशन लेवल के अंदर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। अगर वो सिंपल अगर क्वेश्चन पुट अप कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो कंसेप्ट हम बाय चांस लगा रहे हैं वो सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो सामने वाला एग्जामिनर है वो पेपर बनाने वाला सिंपल तो क्वेश्चन देता ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 आता है, तो इसकी जो शेप होती है या ज्योमेट्री होती है वो लीनियर टाइप की होती है। फिर ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ट्राइंगल होती है। विदाउट लोन पेयर की बात करूं, ध्यान रखना, विदाउट लोन पेयर।
यानी इसके अंदर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं आएगा, केवल बॉन्ड पेयर की ही हम बात करेंगे। आपको पता है कि नाइहोम व गिलेस्पी ने वेस्पे थ्योरी के अंदर यही बोला था कि दो प्रकार के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर भी होते हैं, लोन पेयर्स भी होते हैं। लोन पेयर कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और बॉन्ड पेयर कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वो सब हम आगे की बातें हैं, बट ये बोलना चाहता हूँ जो भी कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ मैं सेफ ज्योमेट्री के बारे में, वो उसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर आएगा तो उसकी सेफ और ज्योमेट्री में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेरिक नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। वन बाय वन हर एक चीज़ मैं आपको शो करूँगा, बट ये ध्यान रखना जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालने का आपको बोल रहा हूँ वो फॉर्मूला आप 12th क्लास तक 11th क्लास तक इजीली अप्लाई कर सकते हो। बट ये है कि अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करते हैं जहाँ पे एक हाई लेवल आ जाता है, वहाँ पर ये फॉर्मूला कहीं कहीं से अप्लाई नहीं होता है, बट ये मान के चलो कि मोस्टली टाइम हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन के आंसर भी नहीं पुटअप होते हैं, बस तो उसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब जानते हो ना आप लोग, कुछ कमियां रह गई है, और सभी के अंदर कमियां तो होती है। जो भी थ्योरियां देखे गए थे केमिस्ट्री के अंदर, जो भी मतलब साइंटिस्ट, कमियां तो थोड़ी बहुत रहेगी। तो स्टार्ट कर दे। देखो स्टेरिक नंबर क्या होता है। देखो स्टेरिक नंबर होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस, यहां से लिख रहा हूं मैं, प्लस यूनिवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करने का, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस सेल की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस वो स्पीसीज इसके साथ कौन से यूनिवैलेंट एटम अटैच हैं या उस पर कितना चार्ज है। ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ। देखो एग्जांपल है CH4। ठीक है, पहले सबसे पहली बात कि यूनिवैलेंट एटम होते क्या है। देखो जो मतलब लो क्लास की स्टूडेंट है, अगर किसी को नहीं पता है, बट मैं आपको बता देता हूँ, बस मोस्टली टाइम सभी को पता होगा यूनिवैलेंट एटम क्या होते हैं और बाईवैलेंट एटम क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 9th-10th क्लास में ना ये सब चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। जहाँ पे चार्ज की बात होती है, यानी जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसके डिसाइड करता है कि वो यूनिवैलेंट एटम होता है या बाईवैलेंट। जैसे कि सल्फर हो गया तो इस पे -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन हो गया -2 चार्ज है, ये क्या है, बाईवैलेंट एटम होते हैं। जैसे PO4 -3 है, वो क्या है, ट्राईवैलेंट एटम है। जैसे मोनोवैलेंट एटम का, मोनोवैलेंट या यूनिवैलेंट एटम की बात अगर हम करते हैं तो जिस पे प्लस या -1 ही चार्ज प्रेजेंट होगा, एक ही आवेश होगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं इसका, तो सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आपको पता है मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था कि कार्बन के वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि हो सकता है कि आपको ये पता ना हो कि BF3 बोरोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तब इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता है कि कार्बन की वैलेंसी सबको पता होती है। तो मैं एक फॉर्मूला यानी एक एग्जांपल लेके इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। ठीक है ना, उसके बाद देखो यूनिवैलेंट एटम कितने, हाइड्रोजन पे आपको पता है प्लस चार्ज भी होता है माइनस चार्ज भी होता है। तो कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है, यहाँ पे 4 है, 4। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 4। और आपको मैंने स्पेशली कल के लेक्चर में स्पेशल ये बोला था कि जब स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। देखो S
Sp3, 3 1 4 4 है ना, ये स्टेरिक नंबर 4 यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, Sp3। अब आपको पता है कि ये जो CH4 है ये परफेक्ट ज्योमेट्री बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे जुड़ने वाले कार्बन से चारों हाइड्रोजन एटम सिमिलर है। यानी परफेक्ट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, देखो किसी सेंट्रल एटम से अगर जुड़ने वाले जितने भी एटम्स होते हैं अगर सिमिलर होते हैं, सभी के सभी सिमिलर हैं, तो वो परफेक्ट ज्योमेट्री शो करेंगे। सपोज अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला था कि ज्योमेट्री के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो जब स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो Sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहाइड्रल से। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ टेट्राहाइड्रल, कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये इसकी टेट्राहाइड्रल से बन गई। तो ये है CH4। हम स्टेरिक नंबर के द्वारा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन करो। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेन ग्रुप एलिमेंट्स की जो टेबल है उसको फाइंड आउट करता हूँ। उसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसकी लिमिटेशंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इस चीज़ को नोट डाउन करो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ P ब्लॉक एलिमेंट्स की। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये है बोरोन फैमिली अपने पास, ये कार्बन फैमिली, उसके बाद ये अपने पास है पूरी मेन ग्रुप एलिमेंट्स। नोबल गैसें आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, नोबल गैस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो किसी बच्चे को अगर यह नहीं पता है कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो कार्बन को सभी को पता है, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। तो जो कार्बन की जो फैमिली है ये कितने भी प्रकार के कंपाउंड बना ले, कितने भी टाइप के कंपाउंड बना ले, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ बोरोन फैमिली है तो 3 से पहले 4 से पहले 3, 4 से 5, 6 एंड 7। तो ये तो पता चल गया ना कि ऑक्सीजन का कोई भी सेंट्रल एटम आएगा तो उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है। नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी सेंट्रल एटम आएगा तो उसके वैलेंस सेल में कितने, 5 है। समझ में आएगा नहीं कुछ? अब देखो स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। स्टेरिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई एग्जांपल सपोज करो मेरे पास अभी लेके आया था BCl3 है, ठीक है। अब देखो बोरोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 है, 3। सेंट्रल एटम के अंदर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। कितने फ्लोरीन यहाँ पे, 3 है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी 0.2। यहाँ पे देखो 6/2 इक्वल्स टू कितना आया, 3। जब 3 आया है तो स्टेरिक नंबर 3 आने के बाद कौन सा हो गया, Sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। समझ में आई कहानी कुछ? अब दूसरी बात ये आती है, देखो मैं इससे पहले आपको कंसिडर कर देता हूं, अगर किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, अगर इसको डिवाइड किया जाता है, अगर फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आती है, सपोज करो 2.5 आ गई, 3.5 आ गई, 4.5 आ गई, कुछ भी वैल्यू आती है फ्रैक्शन के अंदर, तो वहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी भी एटम का आधा ऑर्बिटल भाग ले, कभी भी होता नहीं है ना। तो आधा ऑर्बिटल कैसे भाग लेगा? अगर उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो या तो पूरे कंप्लीट करेगा, या तो एक उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, आधा कहाँ से रहेगा फिर, है ना। या तो वो वापस अगर आधा उसने डोनेट किया तो आधा वो लेगा ही वापस इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी देखना फ्रैक्शन के अंदर कभी वैल्यू नहीं है। अगर फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब आपका जो हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। मेरे पास एग्जाम्पल है, यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल ले कितने हैं, NH3 है मेरे पास, NH3
स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5 प्लस कितने हाइड्रोजन यूनिवैलेंट एटम 3, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस 0, 5 + 3 8/2 यानी 4 आ गया, 4 का sp3 आ चुका है। ठीक है, अब देखो मैं एक ऐसी स्पीसी लेके चलता हूं जहां पे हम बात करते हैं चार्ज की, उसके ऊपर अगर चार्ज प्रेजेंट है तब क्या होता है, NH4+, ये है अमोनियम, ये है अमोनिया, ये है अमोनियम आयन। तो हम इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 4 यूनिवैलेंट एटम हाइड्रोजन, 1 प्लस है। तो आपको पता है केमिस्ट्री जो होती है ना, केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि उस स्पीसीज ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यानी इलेक्ट्रॉन चले गए उससे, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। समझ में आएगा नहीं? अब एक पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1, तो 9 में से 1 चला गया, फिर 8/2 यानी 4, कौन सा आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है। बात समझ में आई? यहाँ पे कुछ भी कंपाउंड बना के देख लेना, बट ध्यान रखना PCl5 देखो मैंने गैस फॉर्म में रखा है, गैसेस फॉर्म में रखा है, इसकी सॉलिड स्टेट में उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ और आएगा, ध्यान रखना। PCl5 है, गैस फॉर्म में है, इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, कितने क्लोरीन 5 /2, कोई चार्ज तो है नहीं ऊपर, तो 10 5 आ गया, और 5 आते ही sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। बट ध्यान रखना अगर ये सॉलिड अवस्था में आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, देखो अगर यहाँ पे ये PCl5 सॉलिड अवस्था में आता है, अगर आप इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करके 5 लेके आते हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d करते हो, तो ये क्या है, रोंग है, ध्यान रखना। इसका रीज़न क्या है पता है? तो स्टेरिक नंबर जब हम निकालते हैं तो उसकी लिमिटेशन मैंने आपको बोली थी, तो वही लिमिटेशन इसकी ये है कि जो जितने भी कंपाउंड सॉलिड अवस्था में होते हैं, ध्यान से समझना इसको, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी कंपाउंड सॉलिड अवस्था में होते हैं वो हमेशा आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक फॉर्म का मतलब क्या हो गया, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद अब हम उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कैसे, देखो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जब भी सॉलिड में होगा, एक होगा PCl, हाँ तो मैंने ये बोला था कि जो PCl5 होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एक अगर वो गैसियस अवस्था में है तो हम स्टेरिक नंबर के द्वारा हम इसका इजीली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर वो सॉलिड अवस्था में है तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन ये फाइंड आउट अगर करके आओगे तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी सॉलिड अवस्था में कंपाउंड होते हैं तो उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कि, या हम बोलते हैं कि जो सॉलिड अवस्था में होते हैं वो क्या करते हैं, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे ना तो होता क्या है कि वो 2 फॉर्म बनाते हैं, एक कैटायनिक और एक एनायनिक फॉर्म बनाते हैं, तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप अब इसका ट्राई करके देखो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, ट्राई करो एक बार। मैं कुछ कंपाउंड दूंगा आपको जहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब फाइंड आउट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इसका। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, स्टेरिक नंबर देखो 5 प्लस यूनिवैलेंट एटम 4 है, एक प्लस है तो इसका मतलब -1 /2, तो कितना आ गया 4, तो 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है इसका। दूसरे का देखो इधर, देखो रे देखो इधर देखो, स्टेरिक नंबर फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 प्लस कितने क्लोरीन एटम यूनिवैलेंट 6, माइनस है तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब हो गया इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, अरे उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक ऐड करेगा यहाँ पे, तो /2 6 6 12 यानी 6 आ गया, 6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d2। तो अगर आपने PCl5
अगर बाय चांस सॉलिड लिखा है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप sp3d फाइंड आउट करके आते हो तो वहाँ पे पूरी 100% गलती होने के चांसेस है, ध्यान रखना। अगर वो गैसेस अवस्था में आता है, गैसेस फॉर्म में, तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन एक सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कोई भी कंपाउंड अगर सॉलिड में होगा वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसका आयनाइजेशन होता है, यानी वो आयंस में डिवाइड होता है, एक कैटायन और एक एनायन में। हम एसिड बेस थ्योरी के अंदर ये चीज़ें तो पढ़ के आते हैं। आर्नियस ने क्या बोला था, ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या बोला था कि हम जिसे बोलते हैं ऑटो आयनाइजेशन, अमोनिया का ऑटो आयनाइजेशन क्या होता है, H2O क्या होता है, वो सब तो हम पढ़ते हैं। तो वहीं से हम लोग यहाँ से देख के आते हैं कि जो सॉलिड अवस्था में होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान रखना एक चीज़, ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ये बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लेना इसको। और मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उसके आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो, उसके बाद हम 1 बाय 1 और चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशन भी है। देखो अगर हम बात करते हैं, देखो मैं सिंपल वे के अंदर बात करता हूँ, जो स्टेरिक नंबर 7 अगर किसी का निकल जाता है, यहाँ पे देखो कितना निकला, 6 निकला, यहाँ पे 4। अगर स्टेरिक नंबर 7 निकल जाता है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है ये फॉर्मूला, जहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला जस्ट अभी अप्लाई किया था, वो फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कभी नहीं होगा जब स्टेरिक नंबर 7 निकल जाता है। समझ आए कहानी कुछ? तो देखो इस चीज़ को नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप आराम से करना। उसके बाद हमारा एक या इससे भी ज़्यादा लेक्चर आने वाले हैं, तो उसके अंदर हम 1 बाय 1 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स प्लस पी ब्लॉक, जितने भी एलिमेंट्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं सब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ट्राई करना घर पे। CCl4 SF6, उसके बाद देखो NCl3 NF3 Br, यहाँ पे लिख देता हूँ I3-, उसके बाद आ गया H2O H2S, उसके बाद आ गया TeCl4 आ गया, CO3-2 आ गया। ये सब होते हैं, इनके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कोई भी अगर तकलीफ़ हो तो ये चीज़ें आप बता देना कि यहाँ पे हमारे पास कोई थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम आई थी, तो उसको हम सोल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए क्लास में इतना ही। आगे की क्लास नेक्स्ट हो सकता है कल आए या परसों आए, बट बहुत जल्द आपकी ये हाइब्रिडाइजेशन की क्लास आएगी। तो पढ़ते रहो ऐसे ही, क्योंकि ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स के यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।